नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। पिछले कुछ दिनों में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली है। मिडिल ईस्ट में टेंशन्स दोबारा बढ़ गई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच मिलिट्री स्ट्राइक्स की रिपोर्ट सामने आई। ऑयल मार्केट ने भी रिएक्ट किया। और नॉर्मली जब दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो गोल्ड जैसे सेफ हेवन एसेट्स को सपोर्ट मिलता है। लेकिन इस बार मार्केट का रिएक्शन उतना सीधा नहीं था। गोल्ड ने एक्सपेक्टेड तरीके की रैली नहीं दिखाई। सिल्वर में भी वीकनेस और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो सवाल यह है कि मार्केट आखिर किस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहा है, वॉर को, ऑयल को, या कुछ और। सच यह है कि फाइनेंशियल मार्केट्स सिर्फ हेडलाइंस पर मूव नहीं करते। कई बार जो चीज टीवी पर सबसे बड़ी न्यूज होती है वो मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होती। और इसी वजह से आज की वीडियो में हम कामली समझेंगे कि गोल्ड और सिल्वर की रीसेंट वीकनेस के पीछे असल ड्राइवर्स क्या हैं। हम देखेंगे कि फेडरल रिजर्व क्या रोल प्ले कर रहा है, ऑयल मार्केट को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है प्राइसेस, सिल्वर गोल्ड से अलग क्यों बिहेव करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल करेक्शन है या लॉन्ग टर्म स्टोरी में सच में कुछ बदल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक प्रिंसिपल समझते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स प्रेजेंट को नहीं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को प्राइस करते हैं। इसी वजह से कभी कभी बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ भी प्राइसेस को उतना मूव नहीं करती जितना एक इन्फ्लेशन रिपोर्ट या सेंट्रल बैंक स्टेटमेंट कर देता है। अभी भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। रीसेंट यूएस ईरान डेवलपमेंट्स के बाद नेचुरली इन्वेस्टर्स ने सेफ हेवन बाइंग की एक्सपेक्टेशन की थी। लेकिन उसी टाइम मार्केट एक और चीज कैलकुलेट कर रहा था। अगर ऑयल प्राइसेस लंबी ड्यूरेशन तक एलिवेटेड रहती है तो इन्फ्लेशन पर दोबारा प्रेशर आ सकता है। और अगर इन्फ्लेशन प्रेशर वापस आता है तो फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स को जल्दी रिड्यूस नहीं करेगा। यानी एक तरफ वॉर गोल्ड को सपोर्ट दे रही है और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का रिस्क गोल्ड पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इसीलिए प्राइस एक्शन मिक्स्ड दिख रहा है। मार्केट दोनों फोर्सेस को एक साथ इवैल्यूएट कर रहा है। इस टाइम मार्केट की नजर फेड पर क्यों है, अब ये समझते हैं। अब सवाल आता है कि फेडरल रिजर्व इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। रीजन सिंपल है, गोल्ड कोई इंटरेस्ट जनरेट नहीं करता। जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स हाई रहते हैं तो ट्रेजरी बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स कंपैरेटिवली अट्रैक्टिव लगते हैं। डॉलर भी जनरली स्ट्रांग रहता है। और इसी वजह से कुछ कैपिटल गोल्ड से टेम्परेरली बाहर निकल सकता है। इस वक्त इन्वेस्टर्स हर इकोनॉमिक रिपोर्ट को इसी एंगल से देख रहे हैं। इन्फ्लेशन नंबर्स, एम्प्लॉयमेंट डेटा, रिटेल सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट्स, हर रिपोर्ट एक्सपेक्टेशंस को चेंज कर सकती है। और एक्सपेक्टेशंस ही प्राइसेस को मूव करती हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि एक दिन गोल्ड शार्पली ऊपर जाता है और अगले दिन वही मूवमेंट रिवर्स हो जाती है। ये रैंडमनेस नहीं है, ये एक्सपेक्टेशंस कंटिन्यूअसली अपडेट होने का रिजल्ट है। वॉर के बाद भी गोल्ड क्यों स्टेबल है, चलिए ये समझते हैं। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, रीसेंट टेंशन्स के बावजूद फाइनेंशियल मार्केट्स में पैनिक उतना नहीं दिखा जितना कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसका एक रीजन ये भी है कि मार्केट्स अक्सर कॉन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी के साथ साथ उसकी ड्यूरेशन और इकोनॉमिक इम्पैक्ट को भी एसेस करती हैं। इन्वेस्टर्स ये देख रहे हैं कि क्या सप्लाई चेन्स सीरियसली डिसरप्ट होंगी, क्या ऑयल एक्सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म इफेक्ट होंगे, क्या ग्लोबल ट्रेड परमानेंटली इम्पैक्ट होगा, या सिचुएशन इवेंचुअली नेगोशिएशंस की तरफ बढ़ेगी। जब तक इन सवालों के क्लियर आंसर्स नहीं मिलते, मार्केट जनरली मेजर्ड रिस्पॉन्स देता है। और इसीलिए गोल्ड में भी अभी कंट्रोल्ड मूवमेंट देखने को मिल रही है। अब सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर को सिर्फ प्रेशियस मेटल समझना थोड़ा इनकम्प्लीट होगा। गोल्ड का प्राइमरी रोल वेल्थ प्रिजर्वेशन है। सिल्वर के पास उसके अलावा इंडस्ट्रियल डिमांड भी है। सोलर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सबको सिल्वर चाहिए। ये सब सेक्टर्स सिल्वर कंज्यूम करते हैं। इसी वजह से सिल्वर पर दो तरह के फोर्सेस काम करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट डिमांड और दूसरी इंडस्ट्रियल डिमांड। कभी दोनों एक डायरेक्शन में काम करते हैं, कभी अपोजिट डायरेक्शन में। इसी वजह से सिल्वर की वोलेटिलिटी नेचुरली गोल्ड से ज्यादा होती है। शॉर्ट टर्म करेक्शन सिल्वर में रिलेटिवली नॉर्मल बिहेवियर माने जाता है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या रीसेंट वीकनेस का मतलब लॉन्ग टर्म स्टोरी खत्म हो गई? अभी तक अवेलेबल एविडेंस ऐसा इंडिकेट नहीं करता। सेंट्रल बैंक्स दुनिया भर में गोल्ड एक्यूमुलेट करना कंटिन्यू कर रहे हैं। ग्लोबल डेब्ट लेवल्स हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी हाई है। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, और सिल्वर के केस में इंडस्ट्रियल डिमांड की लॉन्ग टर्म स्टोरी भी इंटैक्ट दिखती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेन्यूएबल एनर्जी, ग्रिड मॉडर्नाइजिंग, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ये ट्रेंड्स ओवरनाइट डिसअपीयर नहीं होने वाले। इसीलिए शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स को अलग अलग देखना बहुत जरूरी है। तो अगर पूरी डिस्कशन को एक सेंटेंस में समराइज करें तो मार्केट इस वक्त दो अलग नैरेटिव्स के बीच बैलेंस बना रहा है। एक तरफ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है जो गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट दे सकती है, और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन और फेडरल रिजर्व की पॉलिसी है जो प्राइसेस पर प्रेशर क्रिएट कर सकती है। आने वाले हफ्तों में मेरी नज़र कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स पर रहेगी, जैसे यूएस इन्फ्लेशन डेटा, फेडरल रिजर्व के कमेंट्स, ऑयल प्राइसेस, यूएस डॉलर इंडेक्स, और मिडिल ईस्ट में डेवलपमेंट्स किस डायरेक्शन में जाते हैं। ये जितने फैक्टर्स हैं, ये हमें ये बताएंगे कि मार्केट का नेक्स्ट मेजर ड्राइवर क्या हो सकता है। अब मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से आने वाले कुछ हफ्तों में गोल्ड और सिल्वर पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किस चीज का होगा, फेडरल रिजर्व का या जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स? कमेंट्स में अपनी सोच जरूर शेयर करिए। अगर आपको ऐसी काम बैलेंस्ड और रिसर्च बेस्ड मार्केट एनालिसिस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमेशा की तरह, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करिए। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।